द कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइन मूवमेंट, जो कि क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, उसके कुछ टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, दूसरा टॉपिक है वाई द स्टेट्स इंटर्ड इन अलायंसेस, एंड द थर्ड वन इज एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। सो ये वीडियो में ये तीन टॉपिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, दो पावर ब्लॉक्स इमर्ज हुए थे। एक था हमारा वेस्टर्न अलायंस, दूसरा था ईस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस को हेड कर रहा था हमारा यूएस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स था, और ईस्टर्न अलायंस को हेड कर रहा था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सो इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट था आइडियोलॉजी को लेके, हमने पिछले वीडियो में देखा था। सो वेस्टर्न अलायंस ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे, जिसमें से एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंदर 12 कंट्रीज थी, यानी 12 स्टेट्स थे। अप्रैल 1949 में ये बना था, मतलब सारी कंट्रीज ने साइन किया था एक साथ। और इनका ये कहना था 12 में से एक पे भी अगर हमला होता है तो ये कलेक्टिवली रिप्लाई करेंगे और कलेक्टिवली अटैक करेंगे सामने वाले। दूसरा था ईस्टर्न अलायंस, उन्होंने भी भाई तुमने बना लिया नाटो तो हम भी बनाएंगे वार्सा पैक्ट, तो उन्होंने वार्सा पैक्ट बना लिया, वार्सा पैक्ट साइन करा ईस्टर्न अलायंस सोवियत यूनियन 1955 में नाटो फोर्सेस को काउंटर करने के लिए। फिर यूएस ने क्या किया, यूएस ने और भी ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया मिडिल ईस्ट वगैरह में अपने रिलेशन और अच्छे कर लिए और अच्छे कंट्रीज़ के साथ, और अलायंस बना लिया साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सियाटो और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो एशिया में उसने अपने अलायंसेस बना लिए यूएस ने। फिर सोवियत यूनियन ने कम्युनिस्ट चाइना के साथ रिलेशन अच्छे कर लिए, नॉर्थ कोरिया। इनका मेन यही मोटिव था कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंट्रीज़ के साथ अपना रिलेशन अच्छा करना है, ताकि इन्हें आगे सपोर्ट मिल सके उनसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वाई द स्टेट्स इंटर्ड इनटू अलायंसेस। जो छोटी छोटी स्टेट्स थे या बड़े बड़े स्टेट्स थे, वो अलायंसेस में क्यों इंटर करते थे, बड़े बड़े सुपर पावर्स के साथ क्यों मिलते थे, क्यों अलायंस बनाते थे, उन्हें क्या फ़ायदा था। सबसे पहला तो यह था कि उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाता था उनके लैंड का, कि उनके लैंड पे अब अगर कोई वॉर होता है तो सुपर पावर्स ऑलरेडी सपोर्ट करेगा, वेपन मशीनरी मिल जाता था उन्हें, और इकोनॉमिक एड ऑलरेडी मिलता था। उतने बड़े बड़े कंट्रीज़ है तो इनके लिए तो थोड़ा भी पैसा उनके लिए बहुत होगा, आई मीन डॉलर उस टाइम। सुपर पावर्स को क्या फ़ायदा था, जो बड़े बड़े सुपर पावर्स होते थे वो स्मॉल स्टेट्स को अपने अंदर क्यों लेते थे, क्यों अलायंस बनाते थे, वो तो बहुत छोटे हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है उनकी। सो उनके भी कुछ बहुत सारे रीजंस थे, जिसमें सबसे पहला रीज़न ये था कि रिसोर्सेज ऑयल मिनरल्स वगैरह मिल जाते थे। जैसे यूएस ने अलायंस करा था ये मिडिल ईस्ट के साथ, वहाँ पे बहुत सारे उन्हें ऑयल्स मिनरल मिल जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेरिटरी फ्रॉम वेयर दे कुड लॉन्च देयर वेपन्स, जहाँ से वो अपने मिसाइल्स वगैरह लॉन्च कर सकते थे छोटे छोटे कंट्रीज से, छोटे छोटे स्टेट से, ताकि वो जल्दी अटैक कर सके पास के कंट्री, दूसरे राइवल कंट्री पे। नेक्स्ट है कि स्पाई कर सकते थे एक दूसरे सुपर पावर पे, दूसरे स्मॉल कंट्री जो कि उनके अलायंस है उन पे स्पाई कर सकते थे, और इकोनॉमिक एड, मिलिट्री एक्सपेंसेस थोड़े बहुत मिल जाते थे उन्हें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर का क्या मीनिंग होता है, ये उस टाइम को कहेंगे, उस सिचुएशन को कहेंगे जिस टाइम पे कुछ स्मॉल कंट्रीज आपस में लड़ रही है, चाहे वो अपोजिट अलायंस की क्यों ना हो। सो उस टाइम पे ऐसे वॉर हुए थे, पर वो लिमिट में हुए थे, सर्टेन लिमिट्स में हुए थे, और वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया था, जल्दी वो वॉर ख़त्म हो गए थे। सो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कुछ कंट्रीज़ का जिस टाइम पे वॉर हुए थे, कंट्रीज़ के अंदर ही सिविल वॉर टाइप कर सकते हैं। इसमें से पहला था हमारा कोरिया में 1950 टू 1953 अंदर में ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया था साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में। फिर आया बर्लिन में 1958 से 62 में, बर्लिन के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया था ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में। द कॉन्गो था, वहाँ पे 1960s में सिविल वॉर। वियतनाम अफ़गानिस्तान में भी उनके कंट्री के अंदर ही वॉर्स हो रहे थे उनके लोगों के बीच। अब NAM का क्या रोल होता है यहाँ पे, NAM वो था, NAM नॉन अलाइंड कंट्रीज़, ये उन कंट्रीज़ को कहते हैं जो कि दोनों सुपर पावर में से एक को भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और इनका ये मकसद था कि वॉर की जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, इनके बीच में जो भी कोल्ड वॉर है, और इन दोनों सुपर पावर्स के बीच जो है पीस इस्टेब्लिश हो। सो NAM का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था कोरियन क्राइसिस को रोकने में, मीडिएट करने में। कॉन्गो क्राइसिस में भी UN सेक्रेटरी जनरल जो थे उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था। फिर बाद में यूएस और यूएसएसआर डिसाइड करते हैं कि हमें कोलैबोरेट करके जो भी वेपन्स, हम वेपन की होड़ लगी हुई है दोनों के बीच कि हमारे पास ज़्यादा वेपन होना चाहिए या हमारे पास, सो वो उन्हें कम करे, न्यूक्लियर वेपन्स कम करे, और दोनों के बीच पीस इस्टेब्लिश हो, जल्दी से कोल्ड वॉर ख़त्म हो। सो
1960s के बाद दोनों के बीच बहुत सारी ट्रीटीज साइन होती है। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलिटेरियन ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इसके अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज ऐसा मान जाते हैं धीरे धीरे, दोनों के बीच ट्रीटीज साइन होती है। सो दोनों के बीच थोड़ा मेडिएशन होता है वॉर और जो भी न्यूक्लियर से उनको लेके। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही एनिमेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।